अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सख्ती के बाद भी लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं बरगला कर तो कहीं लालच और धोखा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी तरह से करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण कराए जाने की एक घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक धार्मिक मुहिम चलाने वाले संगठन के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात कबूली है। इसके साथ ही यह बात सामने आई है कि धर्मांतरण का काम संगठित तौर पर देश विरोधी असामाजिक तत्वों, धार्मिक संगठन अथवा सिंडिकेट, ISI व विदेशी संस्थाओं के निर्देश व उनसे प्राप्त फंडिंग के जरिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG प्रशांत कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गिरोह के बारे में जानकारी दी है कि कैसे ये लोग मूक बधिर छात्रों व कमजोर आय वर्ग के लोगों, बच्चों व महिलाओं को नौकरी व शादी का लालच देकर अपना शिकार बनाते थे। दिनांक 2 जून 2021 को डासना स्थित एक मंदिर में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ट्रेसपासिंग की कोशिश की गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। उनका नाम विपुल विजय वर्गीय तथा काशिफ था। उनसे जब पूछताछ की गई तो इस तरह के सूचनाएं मिली कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। इनसे पूछताछ के लिए पहले 2 बार गाज़ियाबाद बुलाया गया, पूछताछ की गई, सूचनाएं एकत्रित की गई और फिर उन सूचनाओं को काफ़ी विस्तृत रूप से उसकी गहराई से जांच हुई और जो सूचना एकत्रित हुई थी उसके आधार पर और कल जब इन्हें तीसरी बार बुलाया गया तो यहाँ पूछताछ के आधार पे इनकी गिरफ्तारी, इनके और इनके एक साथी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। तो इसमें देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा ISI और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष व नफ़रत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था और संगठित अपराध कारित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। इस संबंध में यहाँ लखनऊ में ATS के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, जिनकी धाराएं आपके पास हमने दे रखी हैं और उस आधार पर 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। इसके अलावा एक संस्था है तथा अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।
जो सबसे इसमें एक चीज़ आई है कि इन लोगों ने जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है, ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश न हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। इनका जो अभी तक के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इनसे पूछताछ पर आए हैं वो निम्नवत हैं। जो उमर गौतम है वो स्वयं हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने ये बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जबकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कानून बनाया है। इस कानून के तहत किसी के भी छल कपट व जबरन धर्मांतरण के मामलों में लिप्त पाए जाने पर 1 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को 3 से 10 वर्ष तक की सजा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी 3 से 10 वर्ष तक की सजा रखी गई है। जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना संज्ञेय अपराध माना गया है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार को आज तब बड़ा झटका लगा जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सौंपने संबंधी आदेश वापस लेने से इनकार करते हुए इस बारे में राज्य सरकार का आवेदन खारिज कर दिया। अदालत ने मानवाधिकार आयोग को एक समिति गठित कर राज्य में चुनाव बाद हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जांच कराने का आदेश दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जनहित याचिकाओं के एक समूह पर पारित आदेश को वापस लेने का पश्चिम बंगाल सरकार का आवेदन खारिज कर दिया। इन जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक हमलों की वजह से लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा, उनके साथ मारपीट की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कार्यालयों में लूटपाट की गई। पीठ ने 18 जून को पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए यह आदेश सुनाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इन घटनाओं से 10 जून दोपहर 12 बजे तक 3243 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया था कि कई मामलों की शिकायतों
को पुलिस अधीक्षकों या संबंधित पुलिस थानों को भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के साथ न्यायमूर्ति IP मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार शामिल हैं। पीठ ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करें। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए 24 जून को पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि इस डिजिटल बैठक में कांग्रेस के नेता पार्टी के प्रस्तावित संपर्क अभियान पर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक में पेट्रोल डीजल और जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के संदर्भ में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कोविड के मौजूदा हालात और आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की भी बैठक बुलाई जाएगी। सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ यह बैठक संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई है। मानसून सत्र जुलाई में हो सकता है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से सरकार पर लगातार हमले कर रही है।